हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए, लेट मी लव यू अगेन के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है वो लेडी कौन थी जो कि लैन वांग से मिलने आई थी। चलिए, आप लोग तो कमेंट नहीं करेंगे, मैं ही बता देती हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे लैन वांग जी अपने ऑफिस के केबिन में इस वक्त काम कर रहा था, बट सडनली उसे रिसेप्शनिस्ट का कॉल आता है कि कोई उससे मिलना चाहता है। उस लेडी ने अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन फिर भी लैन वांग जी ने उसको आने की परमिशन दी थी, क्योंकि उस लेडी ने रिक्वेस्ट किया था, जो भी किया था, और एट द एंड लैन वांग जी ने आने की परमिशन दे भी दी थी। वो औरत लैन वांग जी के कैबिन में पहुंच चुकी थी, नॉक करके अंदर आ चुकी थी। अंदर आने के बाद जब उसने लैन वांग जी से पूछा था कि वांग जी तुम कैसे हो, तो ये जो वॉइस थी ना, ये सुनने के बाद लैन वांग जी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था। और हो भी क्यों ना, आखिरकार ये वो इंसान थी जिसकी वजह से उसकी लाइफ सच में बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हुई थी। ऑफ कोर्स ये कोई और नहीं, आंट ह्यू थी। लैन वांग जी अपनी सीट से खड़ा होता है। ऑफ कोर्स आज नहीं है, लेकिन किसी टाइम पे, कुछ टाइम पहले ये उसकी मदर इन लॉ हुआ करती थी। ऑफ कोर्स थोड़ा रिस्पेक्ट देना तो ज़रूरी था। वांग जी ने बो डाउन करते हुए उसे ग्रीट किया। वांग जी ने साथ ही साथ उसे बैठने का भी इशारा किया। जब वो बैठ चुकी थी, उसने पास में ही रखे हुए पानी के गिलास को उसकी तरफ पास किया। ऑफ कोर्स ये एथिकेट्स होते हैं, चाहे कोई भी कैसा भी क्यों ना हो, तुम्हें थोड़ा सा मैनर्स तो दिखाने ही पड़ते हैं। गुस्सा आपके अंदर कितना है ये तो आप बाद में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने दुश्मन की भी कितनी इज्जत करते हैं, कितने मैनरफुली उससे पेश आते हैं, ये भी आपको दिखाना ज़रूरी होता है। और यही लैन वांग जी कर रहा था। लैन वांग जी ने उसके बाद अपनी सीट में बैठते हुए अपनी मदर इन लॉ, एक्स मदर इन लॉ का रिप्लाई करते हुए बोला, क्या लगता है आपको मैं कैसा हो सकता हूँ? यहाँ पे आंट ह्यू थोड़ा सा गिल्टी सा फेस बनाते हुए लैन वांग से बोलती है, प्लीज़ क्या तुम उस सब चीज़ों को भूल नहीं सकते? लैन वांग जी, जो कि ऑलमोस्ट अभी तक आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहा था, सडनली उसने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रॉन्ग गेज आंट ह्यू की तरफ की, उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उससे क्वेश्चन किया, कौन सी चीज़, क्या भूलना चाहिए मुझे? क्या आप मुझे क्लियरली बता सकती हैं? आंटियों ने गल्प किया। उसके बाद वांग जी से बोला, क्या तुम उस एक्सीडेंट को भूल नहीं सकते? उसकी वजह से मेरे बेटे की ज़िंदगी हेल बन चुकी है। मैं उसे उस कंडीशन में नहीं देख पा रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मानो और उसकी लाइफ में वापस आ जाओ। वो हर दिन तुम्हें याद करता है। जो कुछ भी हुआ था मेरी वजह से हुआ था, मेरे बेटे की उसमें कोई गलती नहीं थी। क्या एक मौका तुम उसे नहीं दे सकते? उसने भी तो तुम्हें मौके दिए थे ना। वो सब कुछ जानता था तुम्हारे बारे में, उसके बावजूद भी उसने तुम्हें चांस दिया। क्या एक चांस तुम उसे नहीं दे सकते? मैं भीख मांगती हूँ तुम्हारे आगे, मेरा बेटा मर जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ एक बार इस बारे में सोचो। तुम्हारे हाथों में किसी की ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी अगर तुम ऐसे ही पत्थर दिल बने रहे तो। आंटियों की आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ चुके थे। लैन वांग जी और जेन चेंग दोनों का ही डाइवोर्स हो चुका था, और डाइवोर्स क्यों हुआ था ये हम आने वाले टाइम पे देखेंगे। लेकिन अभी आंटी जो बोल रही थी वो देखने के बाद कुछ पल के लिए तो लैन वांग जी को भी ये लगा कि सच में जेन चेंग ने उसको ओपनली पूरे दिल से और हर एक चीज़ पास्ट को पीछे छोड़ के उसके प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए, उसके प्रेजेंट और फ्यूचर को अपना समझते हुए उसे एक्सेप्ट किया था। बट एक चीज़ ये भी थी जो आंटियों नहीं जानती थी। उसने अपने आप को थोड़ी देर तक डिस्ट्रैक्ट होने दिया, उसके बाद अपने आप को फोकस्ड किया, और उसके बाद आंटियों का रिप्लाई किया, क्या आप मुझे माफ़ कर पाएंगी?
अगर आपकी बेटी को कुछ हो गया तो। आंट यू एकदम थोड़ा तेज आवाज़ में बोली, वांग जी मैं अपने बेटे की जान बचाने की भीख मांग रही हूँ तुम्हारे सामने और तुम मुझसे ये बात कर रहे हो। तुम बोल भी कैसे सकते हो ये? हाँ मानती हूँ अभी तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन एक टाइम पे वो तुम्हारा हस्बैंड था। अगर उससे कुछ हो गया तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? लैन वांगची पूरी कोशिश कर रहा था अपने आंसुओं को अपने आंखों से नीचे ना गिराए, और उसमें सक्सेसफुल भी था। उसने वही स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ, एकदम डीप वॉइस के साथ बोला, तो आप कैसे उम्मीद कर रही हैं कि मैं आपको और आपकी बेटी को माफ़ कर दूं, जिसकी वजह से मैंने अपना बेबी खोया? आई एम सॉरी, लेकिन आपकी बेटी की लाइफ में मैं दोबारा नहीं आ सकता। जैसे कि वो जानता है मैं किसी और से प्यार करता था, उसके बावजूद उसने मुझे एक्सेप्ट किया। मैं इस वजह से उसका बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था, मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करता था उसकी, लेकिन अब और नहीं। जो कुछ भी था, जो कुछ भी है, आप पहले पूरी सच्चाई जान लें, जान के आए कि आपकी बेटी ने मेरे साथ क्या किया है। उसके बाद आपको जो बोलना होगा आप बोलिएगा, लेकिन इस उम्मीद में यहाँ मत आइएगा कि मैं आपकी बेटी की लाइफ में कभी वापस भी आऊँगा। अगर उसे अधिकार है मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को मुझसे छीन सके, तो मुझे भी अधिकार है कि आपके बेटे को आपसे छीन सकूं। अगर वो मेरी वजह से मर रहा है ना, तो मैं सच में इस बात के लिए अपने आप को शांति देता हूँ कि कम से कम जो मेरे साथ हुआ उसका बदला तो निकल रहा है। मैं खुद कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मैं करना नहीं चाहता था, बट आई एम सॉरी। अगर आपका बेटा मेरी वजह से ट्रबल फेस कर रहा है ना, तो ये मेरे लिए सच में एक बहुत बड़ी बात होगी। आंट यू, जो कि इस वक्त थोड़ा सा पोलाइटली वांग जी से बात कर रही थी, वो चिढ़ के उससे बोली, हाँ तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो कुछ गलत नहीं था, लेकिन तुम सच में इसी लायक थे। तुम्हारी वजह से अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया ना, इससे पहले आंटी कुछ बोल पाती उससे पहले ही वांग जी बोलते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने अपना बच्चा खोया और आप अपना बच्चा खोने वाली हैं। दम है तो बचा लीजिए, नहीं है तो मेरे आगे गिड़गिड़ाइए मत, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ ना, तो भी मैं कुछ करूँगा नहीं। मेरा भी बच्चा मेरे हाथों में होता, अगर आप उसे रहने देती तो। आई एम सॉरी, मैं इस तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादा तुमसे और बात नहीं करना चाहता। प्लीज़, ये मेरा ऑफिस है, दोबारा इधर मत आइएगा। आंट यू ये बात सुन के चिल्लाना स्टार्ट कर चुकी थी। ऑफ कोर्स उसका बेटा यानी कि जैन चेंग इस वक्त ऑलमोस्ट मेंटल पोजीशन में था, और उसको बचाने के लिए उसे वांग जी की ज़रूरत थी। वांग जी उसको क्लियरली मना कर चुका था हेल्प के लिए, और कैसे ना करे। जैसे कि मैंने स्टोरी में पहले ही बताया था कि आंट यू लैन वांग जी के साथ कैसा बिहेव करती थी। वो प्रेग्नेंट था, डॉक्टर्स ने क्लियरली बोला था कि उसे रेस्ट की ज़रूरत है, उसे हेल्दी खाने की ज़रूरत है, उसे हेल्दी एटमॉस्फेयर की ज़रूरत, लेकिन उसको वो प्रोवाइड कराने के बजाय उसने और भी ज़्यादा नेगेटिविटी उसके आसपास फैला दी। क्यों? क्योंकि वो उसके पास्ट रिलेशनशिप को जान चुकी थी, जो कि विंग के साथ था। आजकल के ज़माने में ना ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इन सब चीज़ों को ना इग्नोर करते हैं। यार होता है, हर किसी का पास्ट होता है, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं नहीं, और वो आगे भी रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। एक पल के लिए आपका हस्बैंड, आपका पार्टनर ये एक्सेप्ट कर सकता है कि आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप था। एक पल के लिए आप आपकी वर्जिनिटी, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन आपके इन लॉज बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन लॉज होते हैं भैया। आप कितने भी अच्छे बन जाओ, आपको वो कंपेयर करके ही रहेंगे किसी और के साथ, वो पक्का करेंगे। तो यहाँ पे लैन वांग जी का पास जब आंट यू के सामने आया था ना,
तो उसके लिए तो लैन वांगजी एकदम कैरेक्टरलेस पर्सन बन चुका था। और कहीं ना कहीं उसका दिमाग ये चल रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये बेबी भी मेरे बेटी का नहीं है। और ये नहीं भी आया था ना तो भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, यार एक ऐसा इंसान है, मतलब इसका एक पास्ट रिलेशनशिप रह चुका है। और यहाँ से ना जब थोड़ी बहुत कड़वाहट किसी के मन में आ जाती है ना किसी के लिए, तो वो इंसान उस इंसान को ट्रैवल करना स्टार्ट कर ही देता है। वो उसकी कंडीशन नहीं देखता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो कुछ नहीं देखता। बस अपने मन की शांति के लिए ना वो बस ट्रैवल क्रिएट करता है। और वही आंट यू कर रही थी। चलो आंट यू जो कर रही थी सो कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद जैन चैंग क्या कर रहा था, इस बात से एग्री कर रहा था कि उसकी माँ ने दो दो बच्चे पाले हैं, हमको इतने अच्छे से रेस किया है, वो हर एक चीज़ जानती हैं, उन्होंने ऐसे सीनियर्स देखे हैं। वो अपनी माँ से जुबान नहीं लड़ा सकता, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। अगर नहीं जा सकते हो तो जब वो इंसान आपको छोड़ के जाता है ना, ओरिजिनल लाइफ में भी ऐसा बहुत बार होता है कि मतलब हस्बैंड्स या फिर पार्टनर्स जो है ना अपने फैमिली के प्रेशर में आके अपने पार्टनर्स का साथ नहीं देते। तो यार अगर कल के दिन वो आपको छोड़ के जाता है ना तो इस चीज़ पे रिग्रेट मत करो। वो तुम्हारा कर्मा है जो तुम्हें बैक हिट कर रहा है और करेगा। वो एक कहावत है ना, कर्मा विल हिट यू हार्डर। तो वो होता है, कर्म आप जैसे करोगे वैसा ही वो बैक आएगा। ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ थी। इसके अलग भी जैन चैंग ने बहुत कुछ किया है जो हम आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे। लेकिन इस वक्त आंटी ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। ज़्यादा वो सिर्फ इतना जानती थी कि लैन वांग जी का एक पास था जो कि विंग के साथ था। और साथ ही साथ वो ये भी जानती, वो विंग को भी जानती थी। विंग कौन था ये वो अच्छे से जानती थी। और विंग के साथ भी उसकी पर्सनली कुछ हेटनेस थी। तो वो और ज़्यादा लैन वांग जी से चिढ़ने लगी थी। और उस वक्त उसने बिना इस चीज़ की केयर किए कि उस वांग जी के अंदर उसका हायर पल रहा है, उसने उसको ट्रबल क्रिएट किया। और एट द एंड लैन वांग जी वैसा एक्सीडेंट नहीं, बट हाँ उसका मिसकैरेज हुआ था और उस बेबी को वो खो चुका था। और राइट नाउ ही हैव्स नथिंग। उसके पास अभी कुछ भी नहीं है, ना उसकी फैमिली है। वो अपने अंकल और ब्रदर से तो कभी कभार फिर भी बात कर लेता है, लेकिन अंकल से तो उसने कम्प्लीटली अपना मुंह मोड़ लिया है। वो उससे बात तक नहीं करता। क्यों? क्योंकि वही एक इंसान था जिसने इतनी इमीडिएटली इतनी इंस्टेंटली एक्शन लिया था उस वक्त की जैन चेंग से शादी करनी है। और ये डिसीजन आज इस तरीके से लैन वांग जी के ऊपर पड़ा था। इन लॉ उसके पास है नहीं क्योंकि वो अपने हस्बैंड को जैन चेंग को डाइवोर्स दे चुका है। और ऊपर से आई बात उसके फ्रेंड्स की, उसके पास कोई ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। बस गिने चुने थे जो कि कॉलेज ख़त्म होते होते वो भी ख़त्म हो चुके थे। और बॉयफ्रेंड वो क्या था वो हम देख चुके थे। तो एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ काम कर रहा है तो अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो इंसान किसी और के बारे में ज़्यादा सोचे भी क्यों? जब हर एक इंसान उसको बस उससे चीज़ें छीन ही रहा है तो दूसरों के बारे में सोचने का उसका क्या मतलब है? इस सिचुएशन में तो अपने बारे में ही सोचा जाता है ना। तो वही लैन वांग जी भी कर रहा था। बट यहाँ पे आंटी को लग रहा था कि लैन वांग जी इस वक्त कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश बन रहा है। और वो चिल्लाना स्टार्ट कर चुकी थी। उसके चिल्लाने की वजह से यहाँ पे केविन के बाहर बार आवाज़ जाने लगी थी। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी, कंपनी को बहुत बड़ी नहीं है, 1 फ्लोर में ही सारा काम होता है। तो ऐसे ही चल रहा था। बाहर के एम्प्लॉयज़ अब केबिन के अंदर देखने लगे थे। केबिन के अंदर जब उन्होंने देखा था ना तो यहाँ पे चिल्लाने की आवाज़, आंटियों की चिल्लाने की आवाज़ कि तुम कितने सेल्फिश हो, जब मेरे बेटे ने तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट किया था तुमने तब कुछ नहीं कहा, और उसने एक छोटी सी गलती क्या कर दी, तुमने इतना बड़ा राय का पहाड़ बना दिया, तुम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, आज उसको तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है और तुम उसका साथ नहीं दे रहे हो, कि इस तरीके से तुमने अपने हस्बैंड होने की ड्यूटीज़ निभाई थी। बहुत कुछ था जो यहाँ पे आंटियों बोले जा रही थी। ये सारी बात सुनने के बाद वेसांग वेनिंग और विंग तीनों ही इस कैबिन के अंदर जा चुके थे। ये देखने के बाद कि किस तरीके से आंटियों लैन वांग से बात कर रही थी यहाँ पे एज ए बॉस, और मतलब इस कंपनी का ओनर और बॉस होने के कारण के नाते
विंग और भेसांग दोनों को ही यहाँ पे आगे आना पड़ा। विंग ने आंटियों के सामने आते हुए बोला, मिस यू, आई नो आपकी और लैनवांग जी के पर्सनल कोई मैटर्स हैं जिन्हें आप सॉल्व करने यहाँ पे आई हैं, लेकिन प्लीज़ बिहेव। ये आपका घर नहीं है या फिर आप किसी और जगह पे नहीं हैं। ये मेरा ऑफिस है और यहाँ पे इतने ज़ोर से चिल्लाने का अधिकार मैंने कभी किसी को नहीं दिया। इवन मैं खुद तक इतनी ज़ोर से कभी बात नहीं करता हूँ, ना ही मेरे पार्टनर को है, तो आपको भी नहीं है। आपको आपके पर्सनल मैटर्स में जो भी बात करनी है आप कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। पर्सनली बात होंगी तो इस कंपनी से बाहर होंगे, और इस तरीके से चीख चिल्ला के तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। आइंदा से इस कंपनी में मत आइएगा। आपको आपके सन इन लॉ से कोई बात करनी है तो उसे बाहर बुलाइए, इस कंपनी में कदम मत रखिएगा। आंटियों विंग को पहचान चुकी थी, ऑफ कोर्स, कैसे नहीं पहचानती भाई। तो यहाँ पे आंटियों थोड़ा सा मतलब वो कहते हैं ना तंज कसते हुए लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलती है, ओह तो आप समझी तुम क्यों वापस नहीं आना चाहते। एनीवेज, मैं अपने बेटे को जैसे तैसे बचा ही लूँगी, लेकिन तुम अपने बारे में सोचो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये सेल्फिशनेस तुम्हें सच में बहुत बुरी तरीके से ले डूबे। वो कहते हुए यहाँ से जा चुकी थी। यहाँ से जब वो बाहर गई, विंग ने लैनवांग जी की तरफ देखा। लैनवांग जी ने अपनी नज़रें घुमा ली। जितना कुछ वो अभी कह के गई थी ना, उतना कुछ तो उसने किया भी नहीं था। मतलब लाइफ जब किसी के साथ खेलती है ना, बहुत बुरा खेलती है। मतलब चारों तरफ से हार्म उसी इंसान को होता है, चाहे किसी भी लॉस भी उसी को झेलना होता है, डिसरिस्पेक्ट को भी उसी को झेलना होता है, सारे ब्लेम्स उसके ऊपर आते हैं, हर एक चीज़ उसी पर्सन को झेलना पड़ता है। लेकिन जो इंसान एक्चुअल में कल्प्रिट होता है ना, वो कहीं दूर से आराम से मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। बट यहाँ पे लैनवांग जी के साथ क्या हुआ ये जानने की कोशिश कभी ना आंटियों ने की, ना ही जैन चैंग ने की। लेकिन आज जैन चैंग ट्रबल में है। जैसे कि हम देख चुके थे कि वो लैनवांग जी को पसंद करता था, और अच्छी बात है, उसने एक्सेप्ट भी किया था। लेकिन क्या उसने साथ दिया? बंद कमरे के अंदर आप अपने हस्बैंड से हज़ारों वादे कर लो, और दरवाज़ा खुलते ही आप उसका हाथ नहीं पकड़ पा रहे हो। ये किस तरीके की एक रिलेशनशिप को आप निभा रहे हो? आप दुनिया के सामने ये नहीं कह पा रहे हो सर उठा के कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा पार्टनर है, तो क्या ही फायदा। लैनवांग जी टर्न हो चुका था। पेसांग और विंग और बाकी सभी लोग जो कैबिन के बाहर से झांक रहे थे, वो सभी कैबिन से बाहर आ चुके थे। बाहर आते हुए विंग ने कमरे की सारी कर्टेंस को लगा दिया था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि इस वक्त लैनवांग जी की क्या स्थिति होगी। लैनवांग जी ने जैसे ही डोर क्लोज होने की साउंड को सुना ना, वो वापस अपनी चेयर पे बैठ गया, अपने सर को नीचे झुका लिया, अपने हाथों पे उसने अपने चेहरे को ले लिया। उसकी आंखों से आंसू आने लगे और वो अपने मन ही मन में आंटियों को कर्स करने लगा कि मैं भी ये चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चे को खोएं। मैं चाहता हूँ कि आप इस पेन को बर्दाश्त करें जो मैंने किया, जब आप अपने बेबी को 9 महीने तक उसका इंतज़ार करते हो कि एक दिन ऐसा आएगा उस बेबी को आप अपने आर्म्स में होल्ड करोगे, लेकिन एट द एंड आप वो नहीं कर पाते हो। चलो, एक नेचुरल डिजास्टर होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से ऐसा होता है ना, तो ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है। किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से आप किसी की ज़िंदगी गवा जाते हैं। मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि आप कुछ ऐसा खो जाते हैं जो कि आप वापस कभी पा ही नहीं पाते। तो फिर उस इंसान की हेल्प करना, उसके लिए सिंपैथी रखना और उसको विशेष देना, ब्लेसिंग्स देना आपके बस में नहीं होता है। आप बस सिर्फ
एक काम कर पाते हैं, सिर्फ उसे कर्ज कर पाते हैं, सिर्फ उसे बद्दुआएं दे सकते हैं। वो आपकी दिल से निकलते हैं। और यही इस वक्त लैन वांगची कर रहा था, क्योंकि उसने वो देख लिया जो कभी देखना नहीं चाहता था। इतना कुछ बेयर किया उसने आंटियों का, इतना गंदा बिहेवियर उसने बेयर किया सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी के लिए। और एट द एंड वो बेबी ही उसके पास नहीं रहा, तो वो क्यों उस जगह पे रहे? क्यों वापस वो जाके उसके बेटे की हेल्प करे? क्या उसके बेटे ने हेल्प की थी? आगे मूव करते हैं। ये चैप्टर आज यहीं पे क्लोज हो गया था। नेक्स्ट डे यहाँ पे एक एम्प्लॉय थी जिसका हस्बैंड ना थोड़ा सा एल्कोहलिक था। वो हर रोज़ यहाँ पे आके कुछ ना कुछ तमाशा करता था। हफ्ते में एक आध बार तो हो ही जाता था, लेकिन विंग और वेसांग ने उसको निकाला नहीं था, क्योंकि उसके बच्चे थे और उसको इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन अब यह हद से ज़्यादा हो रहा था। विंग और वेसांग दोनों ने उस एम्प्लॉय को अपने कैबिन में बुलाया था, और कैबिन में बुलाने के बाद उसको क्लियरली वार्न किया था कि अगर एक और बार उसका हस्बैंड यहाँ पे आता है ना, तो उसको काम से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो डेली के ऐसे तमाशे नहीं चाहता है। ये बात जाते जाते ना लैन वांगजी ने सुन ली थी, और लैन वांगजी बिना नॉक किए ही उस रूम के अंदर एंटर कर जाता है, और वहाँ पे जाके वो विंग से डायरेक्टली आई कांटेक्ट बनाते हुए बोलता है, क्या इसमें इसकी कोई गलती है? क्या इसे इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए कि इसका हस्बैंड यहाँ पे आता है डेली और तमाशा करता है? एज ए बॉस आपको अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखना चाहिए, उसके बैड थिंग्स को राइट करने में आपको हेल्प करना चाहिए, उसकी बैड कंडीशन को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एम्प्लॉय है। अगर अंदर से सपोर्ट ना मिले तो एटलीस्ट बाहर वालों को तो सपोर्ट करना ही चाहिए ना। अगर आपको इसके हस्बैंड से इतनी ही प्रॉब्लम है ना, तो बाहर गार्ड्स से कहिए कि दोबारा उसे यहाँ पे झांकने ना थे। लैन वांगजी इतना कह के यहाँ से जा चुका था, लेकिन क्या विंग ऐसा ही करेगा या फिर क्या होगा? क्या इन बातों का इन फ्यूचर कोई रिलेशन होगा? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।